मित्रों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हूँ और इस समय गाजीपुर में गंगा जी का ये किनारा है। ये गंगा जी को आप लोग देख सकते हैं और ये सूरज भगवान भी ये दिखाई पड़ रहे हैं और पास में ही ये बड़ा महादेवा मंदिर है और ज़िले का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये जीवनदायिनी गंगा जी हैं। और जो ये गंगा विलास क्रूज बन रहा है उसका भी ये रास्ता है और बहुत ही रमणीक स्थल है। और यहाँ पर हमारे साथ राम प्रकाश सिंह एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोग तमाम समसामयिक विषयों पर चर्चा करेंगे इनके साथ। ये राम प्रकाश जी का जन्म जो है 1959 को हुआ था। सादी भादी गांव में जो औड़िहार के पास में है और तहसील सैदपुर पड़ता है गाजीपुर ज़िले का। कक्षा 5 तक इन्होंने गांव में ही शिक्षा अर्जित किया और कक्षा 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल भदैला में इन्होंने पढ़ाई किया। हाई स्कूल से लेके और बीएससी पार्ट 1 तक ये यूपी कॉलेज बनारस में इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया और बीएससी फाइनल इन्होंने गणेश राय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी जो जौनपुर ज़िले में पड़ता है वो वहाँ पे जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री विषय से इन्होंने पास किया। और इसके बाद 1986 में इन्होंने एलएलबी जो है हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया बनारस में। और 30 अक्टूबर 1986 से गाजीपुर में फौजदारी मुकदमों में एडवोकेट के तौर पे काम कर रहे हैं। और ये स्वर्गीय पारसनाथ सिंह जी के जूनियरशिप में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया था और रजिस्ट्रेशन इनका 10 जनवरी 1987 को हुआ। और 2002 और 2003 में ये सिविल बार एसोसिएशन गाजीपुर के महासचिव रहे। और इनका व्यवहार बहुत ही मृदु है और बहुत विनम्र व्यक्ति हैं और अधिवक्ता साथियों के प्रति और जनता के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं और काफ़ी इनकी जानकारी और ज्ञान भी है और इनसे इनकी बातों से इनके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हों, यह इस वीडियो बनाने का यही है। तो हम सबसे पहले जो है ये राम प्रकाश जी ये जानना चाहते हैं कि आज का जो समाज है और देश की जो स्थिति है, अच्छी है बुरी है कैसी है, इन सब इसके बारे में ज़रा सा 2 शब्द आप बताएं। आज के समाज में लोग जो है ज़्यादातर अर्थ की तरफ भाग रहे हैं और अर्थ की तरफ भागने में विभिन्न प्रकार के प्रयोजनों का उपयोग करते हैं। वह जो है इस संबंध में हम ये देख रहे हैं कि डकैती और बेईमानी फ्रॉड संबंधी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जो विवाह हो रहे हैं विवाहों का टूटन यह भी देखा जा रहा है। विवाह कैसे टूट रहे हैं, आए दिन तो हम लोगों के सामने ये आता है कि पति पत्नी में विवाद हुआ और परिवार अगर सहयोग नहीं कर पाता है तो विक्षोभ पैदा होता है। उस विक्षोभ का परिणाम जो है आकर के बाद में मुकदमों में परिणित हो जाता है तथा दहेज संबंधी मुकदमा, घरेलू हिंसा संबंधी मुकदमा और 125 के मुकदमे और इसके अलावा डाइवोर्स के मुकदमे, विदाई के मुकदमे, इस तरह से एक परिवार से अगर शुरू होता है तो कम से कम 5 मुकदमे जन्म ले लेते हैं। राम प्रकाश जी जो बता रहे हैं तो एक बात इसमें ये भी आती है कि अदालतों में तमाम मुकदमे जो है
रंजिश वश भी लोग डालते हैं और दूसरे को परेशान करने के लिए भी डालते हैं। तो इस तरह से अनावश्यक रूप से मुकदमों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए, ये गंगा जी का किनारा है, बहुत ही आकर्षक दृश्य यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो ये मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है और क्या इस बात की कोशिश नहीं की जानी चाहिए कि अदालतों के बाहर प्री लिटिगेशन स्टेज पर इन मुकदमों का निराकरण किया जाए, इस तरह से अनिवार्य बनाया जाए कि पहले वो जो है सुलह समझौते का ही दबाव बनाया जाए कि आप मुकदमा ला रहे हैं तो पहले आप जो है ये काउंसलिंग में और प्री लिटिगेशन स्टेज पर उसको किया जाए। उस वहाँ से अगर मामला लिखित रूप में ये आ जाता है कि नहीं, ये विवाद जो है सुलह समझौते से नहीं निपटने वाला है, कोर्ट में ही जाना पड़ेगा, तब जाना चाहिए। क्या इस तरह की कोशिश नहीं होनी चाहिए? ऐसा है कि विधि केंद्र है, विधि परामर्श केंद्र है और वहाँ पर जो है प्री लिटिगेशन वाद दाखिल होते हैं, लेकिन बाइंडिंग नहीं है। उसमें नोटिस भेजी जाती है, नोटिस भेजने के बाद वह पक्ष अगर नहीं आता है तो वह फेल कर जाता है। प्री लिटिगेशन का मकसद जो है समाप्त हो जाता है, क्योंकि नोटिस न जाने के बाद उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने का कोई प्राविधान नहीं है एक्ट में। जो कॉन्सिलेशन एंड मीडिएशन एक्ट बना है, इसमें इस तरह का कोई दबाव नहीं है जिससे कि प्री लिटिगेशन स्टेज पर जो है उनको बाध्य किया जाए कि नहीं, आप इसमें शामिल ही हों। अगर शामिल नहीं होते हैं तो आदमी बाध्य होकर के फिर जा कर के फैमिली कोर्ट में मुकदमे दाखिल करता है और वहाँ मुकदमे चलते हैं। तो इस तरह से प्री लिटिगेशन और भी सुलह समझौता केंद्र बनाए गए हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सुलह समझौता केंद्र चलता है, वहाँ अगर कोई FIR भेजी गई थाने में तो पहले जो है महिला थाने से SP कार्यालय में जो स्थित है सुलह समझौता केंद्र, वहाँ पर जो है भेजा जाता है और वहाँ पक्ष को बुलाया जाता है और वहाँ अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो फिर उनके खिलाफ FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद फिर चार्जशीट जो है न्यायालय में आती है। यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे आमतौर पे होता है कि किसी ने कोई एप्लीकेशन दे दिया और पुलिस जो है तुरंत पहुंच जाती है, 107/16 में चालान कर देती है। तो आमतौर पे ये होता है कि SDM भी उस पे अपना सिग्नेचर कर देते हैं और जो है 151 में गिरफ्तारी वगैरह हो जाती है। तो 107 जो धारा CRPC में है उसमें ये व्यवस्था है कि बिना पर्याप्त कारण के और पुलिस के जांच रिपोर्ट के आप जो है वो कर देते हैं और एकदम मनमानापन इस चीज़ का दुरुपयोग हो रहा है। और उस पे SDM भी जो है अपना जुडिशियल माइंड नहीं अप्लाई करते हैं। तो ये अंग्रेज़ों द्वारा जो ये चीज़ बनाया गया था किसी को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए, तो ये एक चीज़ है जिस पे कि आपसे हम जानना चाहेंगे। और दूसरी बात ये है कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस समय व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं कि जिससे कि वो जो है अपनी सुरक्षा पा सकता है पुलिस की गिरफ्तारी से? जी हाँ, ऐसा है कि 107, 116 और 151 ये प्रक्रिया बनाई गई। तो इसमें जो है 107 के साथ 116 लगा हुआ है। 116 में इंक्वायरी है, 111 में जो है वह जब संतुष्ट होता है, CRPC 111 में संतुष्ट होता है मजिस्ट्रेट, तब जो है वह 107, 116 के अंतर्गत नोटिस जो है 111 के प्रोविज़न शो काज जारी करता है। शो काज नोटिस पर जो है व्यक्ति आकर के अपनी ज़मानत कराता है। उससे यह सिक्योरिटी ली जाती है कि वह जो है 6 महीने के अंदर कोई भी शांति भंग नहीं करेगा। अगर शांति भंग करता है तो अभी इस समय जो है 1 लाख रुपए तक जो है प्रतिभूत के रूप में, और 2 जमानतदार उनसे भी 1-1 लाख की प्रतिभूत ली जाती है। लेकिन इसमें जो इंक्वायरी का प्रोविज़न है वह इंक्वायरी की नहीं जाती और मुकदमा जब
प्रोविज़न ये है, प्रैक्टिकल वे में नहीं की जाती है। प्रोविज़न ये है कि इंक्वायरी की जाए, इंक्वायरी करने पर अगर वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि वह जो है शांति भंग किया है, तो उस स्थिति में उसके ऊपर जो है उस अर्थदंड प्लस जो है उसका इम्प्रिजनमेंट होता है। लेकिन इस तरह की कोई प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती। अगर ये अपनाई जाए तो समाज में शांति भंग न हो, लेकिन पुलिस इसको जो है प्रिवेंटिव एक्शन के रूप में ना लेकर के यह अपना जो है पीछा छुड़ाने के लिए और अपने को दर्शाने के लिए कि हम जो है बहुत एक्शन ले रहे हैं, इसको केवल दर्शाने में प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन आम तौर पे तो ये होता है कि किसी ने एप्लीकेशन दे दिया वहाँ थाने में और कोई न जांच होती है, न कोई पुलिस उस पर रिपोर्ट लगाती है, न तो उस पर मजिस्ट्रेट जो है उस पर वो प्रिंटेड फार्म में रहता है, वो प्रिंटेड हाँ उस पर दस्तखत बना देते हैं। वो संतुष्ट हैं। ये तो कोई व्यवहारिक तौर पे ये चीज़ें और कानूनी प्रावधान जो है उसके अनुसार जो है तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जब कोई एप्लीकेशन देता है तो वास्तव में अगर थोड़ी पहले मारपीट हुई है, 323, 504, 506 का अपराध हुआ है, तो पुलिस क्या करती है कि चूँकि एनसीआर दर्ज है तो जांच में जाती है और जाने के बाद वहाँ क्या करती है, दोनों पक्ष को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जो है ले आती है, दिखाती क्या है कि मेरे सामने मारपीट हो रही थी। हाँ, और हम जो है अगर नहीं गिरफ्तार करते तो वहाँ पर जो है वो कोई संज्ञेय अपराध हो सकता था। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं, अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत जो है एक्टिव हैं, वह जो है एक फर्जी चालान जो है कर देते हैं और वही रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने रख देते हैं। मजिस्ट्रेट जो है बिना किसी इंक्वायरी के, माइंड अप्लाई किए बिना पूरा प्रोफार्मा भरा हुआ उनके सामने रखा रहता है, उस प्रोफार्मा पर सिग्नेचर बना देते हैं जी, और उसके अनुसार ही जो है बिल बांड भी ले लेते हैं। यह प्रक्रिया चलती है और यह प्रक्रिया लोगों पर दबाव बना करके दूसरे तरह का शोषण भी किया जाता है कि हम कभी कभी तो ऐसा होता है, दोनों पार्टियां जो है रहती हैं, मारपीट हुई रहती है, कभी कभी वीडियो तक जो है देखा गया मारपीट का, लेकिन एक पार्टी को जो है दिखा दिया कि नहीं थे, एक पार्टी को दिखा दिया कि मिले और उनकी गिरफ्तारी 151 में करके चालान कर दिए। तो इस तरह से जो है जो प्रोविज़न बनाया गया है उस प्रोविज़न का सदुपयोग नहीं होता है और अकॉर्डिंग टू लॉ उसको प्रयोग नहीं किया जाता है। इस वजह से जो प्रिवेंटिव एक्शन है वह भी जो है सार्थक नहीं रह गया है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो व्यक्ति के पास क्या अधिकार होते हैं कि जिसके जरिए वो अपनी सुरक्षा कर सकता है? देखें, इसमें जो है वह DK बसु वर्सेस वेस्ट बंगाल की रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को जाती है, पहले तो सनसेट और सनराइज़ के बीच जो है गिरफ्तारी नहीं करेगी, बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं करेगी। अगर गिरफ्तारी करने जाती है, वारंट कोई जो है संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना उसे मिलती है, जाती है, तो वहाँ पर वो अपना नेम प्लेट लगाएगी, वर्दी में रहेगी, उस व्यक्ति की तलाशी लेगी, अपनी भी तलाशी देगी और यह करने के पश्चात जो भी चीज़ें उनको मिलती हैं उसकी फ़र्द बनाएगी और उसे यह जानकारी देगी कि तुम्हारा विधिक अधिकार है कि तुम अधिवक्ता रख सकते हो और उसे जो है 24 घंटा के अंदर ले जा कर के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ये चीज़ें हैं और कोई भी पब्लिक विटनेस जो संभ्रांत व्यक्ति है उसे साक्ष्य के लिए बुलाएगी। लेकिन इन चीज़ों का पालन नहीं होता है, केवल लिख दिया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया। तीसरी चीज़, उसके घर पर सूचना, अगर अन्यत्र पकड़ा जाता है तो उसके घर पर इसकी सूचना भी दी जाएगी कि वह व्यक्ति जो है इस मामले में ऐसे ऐसे गिरफ्तार किया गया। ये एंटीसेप्टरी बेल क्या होता है? ये इसको किन परिस्थितियों में लिया जा सकता है और कहाँ से होता है ये? एंटीसिपेटरी बेल जो है 438 CRPC के अंतर्गत जो है संशोधन करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये प्रोविज़न पहले से था लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं था, बिहार में लागू था, उसे जो है यूपी में भी लागू कर दिया गया है। यह एंटीसिपेटरी बेल जो है वह हीनियस क्राइम एवं महिलाओं से संबंधित मामले जैसे 376 में
वह पास्को संबंधित मामले एनडीपीएस के मामले और जो है SC/ST के मामले, इनको छोड़ के, लेकिन बाद में रूलिंग SC/ST पर भी आ गई है कि SC/ST के मुकदमे भी हों तो वहाँ भी एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है। तो यह एंटीसिपेटरी बेल जो है गिरफ्तारी से पहले, अगर आपको यह संभावना है कि आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, उस स्थिति में गिरफ्तारी से पूर्व जो है आप सत्र न्यायालय में, सेशन जज के यहाँ या माननीय उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल दाखिल कर सकते हैं। इसमें जो है आपको कुछ प्रोविज़न बनाए गए हैं जिस पुलिस के समक्ष वह व्यक्ति जो जमानत पर, अंतरिम जमानत पर छोड़ा जाएगा, वह उपस्थित रहेगा जब भी पुलिस पूछताछ के लिए उसे बुलाती है, और वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि मुकदमे से संबंधित तथ्यों की जानकारी रखता है, उसे इंड्यूस नहीं करेगा कि वह उसको डिस्क्लोज करे। और ठीक है, भारत नहीं छोड़ेंगे, हाँ, भारत में रहेंगे। और ये प्रोविजंस के साथ, एफिडेविट के साथ सेशन जज के यहाँ एप्लीकेशन दी जाती है। और एंटीसिपेटरी बेल जो है, अगर कोर्ट को यह है 7 वर्ष से कम की सज़ा है और कोर्ट को यह संदेह है कि इस तरह का अपराध इनके द्वारा गठित नहीं किया गया है, तो ऐसे माननीय उच्च न्यायालय की यह प्रतिपादना है कि ऐसे व्यक्तियों को जो अपराध में संलिप्त नहीं रहे हों, अनायास जेल न भेजा जाए। तो इसलिए जो है एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न किया गया और उनको जेल न भेजा जाए, इसलिए उनको पहले ही जमानत दे दी जाती है। राम प्रकाश जी, अब हम कुछ दूसरे सवालों की तरफ आते हैं। आप अधिवक्ता हैं और बहुत लंबा आपका जीवन प्रैक्टिस वकील के तौर पे करते हुए बीता है। तो जो अधिवक्ता समुदाय है, तो इसकी तमाम समस्याएं हैं। एक तो ये है कि जैसे कि अगर हमको अधिवक्ताओं को लोन लेना है तो उनको लोन नहीं मिलता है, और चिकित्सा बीमा नहीं है, या जैसे कि अन्य जगहों पे, ख़ास तौर से तमिलनाडु में ये अधिवक्ताओं के लिए पेंशन वहाँ की सरकार ने लागू किया है। तो ये अधिवक्ता पेंशन लागू किया जाना चाहिए, और तमाम जो सुविधाएं जो जनता को हासिल हैं और उनसे अधिवक्ताओं को वंचित किया जा रहा है। और अधिवक्ता कल्याण निधि की जो राशि है वो भी बहुत ही कम है। तो ये तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका लाभ भी अधिवक्ताओं को मिले और अधिवक्ताओं को पेंशन मिले, और इनके बैठने की जगहों का जगह जो है सुविधाजनक हो। इन सब तमाम समस्याओं पे, बातों पे आपका दृष्टिकोण, आपका विचार क्या है? देखें, हर अधिवक्ता का अर्निंग जो है इस हिसाब से नहीं होती कि वह अपना समेकित जो है भरण पोषण, हर बच्चों का विद्या शिक्षण कार्य वगैरह सब कुछ संपादित करा सके। और आजकल चिकित्सा में बहुत सारे खर्च, छोटे से ऑपरेशन में 30 से 35 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जबकि कोर्ट ये जो है सरकार ने घोषित किया है NRHM वगैरह जैसी सेवाएं हैं, अब उसमें जो है उनका, जिनका 5 लाख से कम इनकम है, उनको जो है यह लाभ दिया गया, लेकिन अधिवक्ताओं को उससे वंचित रखा गया कि अधिवक्ता को यह लाभ, क्योंकि वह केवल अधिवक्ता है इसलिए उसको यह लाभ नहीं दिया जाएगा। तो यह तो सरासर जो है, और जब आप अर्थ पर जाते हैं तो अर्थ के हिसाब से सबको देखिए कि किसकी आय कम है, किसकी ज़्यादा है, उस हिसाब से जाइए। अगर वह इनकम टैक्स पेई नहीं है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को यह लाभ मिलना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, अधिवक्ता को आवास की भी शुरू में जब वह आता है तो उसको जो है भाड़े के मकान में रहने के लिए, अगर वह सुचारू रूप से प्रैक्टिस करना चाहता है तो उसके लिए पैसे चाहिए। गार्जियन जो है पढ़ा के थका रहता है, वह जो है इस स्थिति में नहीं रहता है कि उसका सहयोग कर सके। इस स्थिति में कुछ अधिवक्ता तो जो है मतलब बड़े ही परेशानी में, बड़े ही दबाव में जो है काम करते हैं। और आगे आकर जो हमारी जो है कल्याण निधि है,
कल्याण निधि बहुत ही कम है। महंगाई का बहुत सारी जो है, अभी कल दे रहा था कि एक भारतीय की न्यूनतम आय जो है 1,12,000 सालाना है। अब बताएं, अब महंगाई की स्थिति क्या है। सामान्य महंगाई जो है अभी 8% से भी ऊपर है। तो इस स्थिति में जो है आप कल्याण निधि जो है 5 लाख रुपए जो है, जो हम वहाँ उसमें हमने अंशदान किया है। 25 साल बीत जाने के बाद जो है, अगर आप छोड़ते हैं, वकालत छोड़ते हैं, तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उससे क्या होगा, आप जो है आज एक्सीडेंटल डेथ में, मोटर क्लेम में कम से कम जो है 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, इस तरह आयु के अनुसार जो है पैसे दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है हमारी जो एक भविष्य निधि है, जो कि प्रैक्टिस छोड़ने पर है, एक गारंटी है, वह बहुत ही कम है, मिनिमाइज है। उसको जो है उसी हिसाब से उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। राम प्रकाश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि नए लोग कचहरी में अधिवक्ता के तौर पे जूनियर तमाम वकील आए हुए हैं जो अभी प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखें, जो नए प्रैक्टिस में आए हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में ये कहा गया कि देखिए, आप पहले आए हैं तो देयर इज़ नो मनी मोर लेबर, बीच में इक्वल लेबर इक्वल मनी, और लास्ट में आकर के जो है मोर मनी नो लेबर। तो यह स्थिति है हमारे प्रोफेशन की। और इस प्रोफेशन के अंतर्गत जो है, जब शुरू में अधिवक्ता आता है तो उसे श्रम ही श्रम करना है, उन्हें श्रम करना चाहिए, पहले सीखना चाहिए। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बिहेवियर एडॉप्शन। तो वो उस बिहेवियर को जो उनके सीनियर्स हैं, जिन्होंने प्रैक्टिस करके एक मुकाम पाया है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए या प्लेंट लिखने का या WS लिखने का, बेल लिखने का, तो जो उनकी स्किल है उस स्किल को सीखें। आर्गूमेंट करने की जो उनकी क्षमता है, जो उनकी आर्गूमेंट करने का जो उनका तरीका है, उसको सीखें। कोर्ट में व्यवहार करने का तरीका है, उनको सीखें। क्लाइंट्स को डील करने का जो तरीका है, सीखें। इसको सीख करके ही वो आगे बढ़ सकते हैं। शॉर्टकट अगर वो चलते हैं तो इससे जो है भविष्य उनका जो है उज्जवल नहीं होगा। उनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कानून को सीखें, कानून की जानकारी, उसका इम्प्लीकेशन, सबसे बड़ी चीज़ एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन जब तक नहीं सीख पाएंगे तब तक जो है उनके लॉ की जानकारी धरी रह जाएगी। इसलिए हम ये जोर देंगे, बल देंगे कि वह एप्लीकेशन सीखें और अपने सीनियर्स को फॉलो करें, और इथिक्स के अनुसार जो है एक दिन का भी सीनियर अधिवक्ता हो तो उसको जो है सम्मान दें। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों ने प्राप्त किया, और राम प्रकाश जी बहुत ही उदार व्यक्ति हैं और ज्ञान संपदा के धनी हैं। तो अगर भविष्य में भी आपको किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी बात अगर आपके सामने आती है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है वीडियो के, और फ़ोन नंबर भी है, और आप लोग अपना नंबर अगर भेजेंगे तो हम लोग की जो हेल्पलाइन है उससे भी हम जोड़ेंगे। तो नेट पर ऑलरेडी हम लोग हैं। और राम प्रकाश जी, आपने बहुत ही अपना अमूल्य समय निकाल कर और यहाँ पर हमसे बातचीत आप किए, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं जी। धन्यवाद। हाथ जोड़ लीजिए। धन्यवाद मित्रों।